हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल विकल्प में। आज मैं जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इंस्टेंस स्टोर। तो इंस्टेंस स्टोर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं इसकी और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट को आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कोई भी जो डेटा होता है, ठीक है, आपका डेटा जैसे सपोज़ आप चूज़ करते हैं एक मशीन लॉन्च करके, मैं आपको दिखाता हूँ। लॉन्च करके फिर EC2 ये मैं EC2 में जाता हूँ। EC2 में क्लिक मारने के बाद कोई भी एक मशीन लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद लॉन्च करने के लिए कंसोल पे कोई भी एक मशीन चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ विंडोज़ का मैंने 2019 ले लिया और ये फ्री टियर एलिजिबल है, इसको मैंने चूज़ कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट तो आप यहाँ देखोगे तो स्टोरेज का ऑप्शन आता है, राइट। आपके पास यहाँ रूट वॉल्यूम है और आप यहाँ देखोगे जो आपको ऑप्शन दिखा रहा है जनरल पर्पस GP2 दिखा रहा है, IO1 दिखा रहा है, IO2 दिखा रहा है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड दिखा रहा है। इसमें कुछ है क्योंकि रूट वॉल्यूम में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरा यूज़ करूँ तो इसमें भी मेरे साथ एक ऑप्शन और बढ़ गया है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइजर भी दिखा रहा है। तो ये 5 ऑप्शन दिखाते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी इंस्टेंस स्टोर नहीं दिखाता है। इंस्टेंस स्टोर नहीं दिखाता मीन्स आप उसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी EBS, क्योंकि यहाँ सारा जो ऑप्शन है EBS का ही दिखाएगा आपको। ये सारे जो टाइप्स हैं EBS के हैं, बट इंस्टेंस स्टोरेज है डिफरेंट टाइप, राइट। तो आपको यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो इंस्टेंस स्टोर होता क्या है और कहाँ पे दिखाएगा और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली 3 चीज़ें। तो सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताया था। तो इंस्टेंस स्टोर क्या होता है, जो भी स्टोरेज डायरेक्टली होस्ट कंप्यूटर से अटैच होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंस स्टोर। सो व्हाट इट मीन्स कि जो भी स्टोरेज है उसका, अगर होस्ट की लाइफ लाइन, जो भी वर्चुअल मशीन हमारी जिस होस्ट पे चल रही है, राइट, जो भी होस्ट जब तक होस्ट से वो कनेक्टेड है, किसी भी तरह से बीच में कनेक्शन ब्रेक हुआ तो वो डेटा हमें इरेज हो जाएगा, हमें एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो जब भी अगर आप कोई डेटा सेंटर का एग्जांपल लेते हैं, तो डेटा सेंटर क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक डेटा सेंटर में मल्टीपल होस्ट होते हैं और हर होस्ट पे मल्टीपल मशीन्स चल रही होती हैं, वर्चुअल मशीन चल रही होती हैं, जिनमें जिसको हम EC2 कह सकते हैं यहाँ पे AWS के टर्म में। तो हमारा जो एक होस्ट कंप्यूटर है जो AWS के डेटा सेंटर में होस्ट रखा हुआ है, उसमें मल्टीपल्स EC2 चल रहे हैं। अब इस EC2 से हम कोई भी इंस्टेंस जो रन कर EC2 में कोई EC2 इंस्टेंस रन कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई भी स्टोरेज, सपोज ये ephemeral है, राइट, जैसे कि इंस्टेंस स्टोर लगा हुआ है, मान लो कि 5 GB 8 GB 10 GB का 0 2 1 2 3, मान लो कि 4 डिस्क लगी हुई है, ठीक है, 8 GB की मान लीजिए 32 GB, और ये इंस्टेंस A पे लगा हुआ है मान लो, जो टॉप में दिखा रहा है। तो इंस्टेंस जो पे 8 × 4 32 बिट GB का ये लगा हुआ है। अब क्या होता है, इन केस हम मशीन को अपना स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, सॉरी। तो जैसे हम मशीन को स्टॉप करेंगे और फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो अब ये जो 4 डिस्क का जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो डेटा डिलीट कैसे हो जाएगा, डेटा डिलीट होने का सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो मशीन है ये डायरेक्ट होस्ट कंप्यूटर 1 से अटैच थी, लेकिन जब आपकी मशीन जैसी आपकी मशीन जो EC2 मशीन को आप दोबारा स्टार्ट करोगे, तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो होस्ट 1 कंप्यूटर 1 पर ही स्टार्ट हो। वो होस्ट कंप्यूटर 2 पे हो सकती है, 3 पे हो सकती है, 4 पे हो सकती है, या फिर जितने भी पूल में हैं AWS के डेटा सेंटर में उसमें से किसी पे भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब भी आपको स्टॉप और स्टार्ट करोगे तो कुल मिला के आपको जो डेटा है वो चले ही जाएगा, ठीक है। तो डेटा जाने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मेरे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आपको मोस्टली 4 लाइनों पे लेके चलता हूँ लास्ट के। तो अगर आपकी कोई भी डिस्क ड्राइव फेल होती है इन केस, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। इंस्टेंस को स्टॉप करते हो तो डेटा लॉस हो जाएगा, टर्मिनेट करोगे तो लॉस हो जाएगा, हाइबरनेट करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनमें से कुछ भी होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन आप रीस्टार्ट करोगे तो डेटा आपका वैसे का वैसे ही बना रहेगा, तब नहीं होगा, क्योंकि जब रीस्टार्ट आप करते हो तो उसी होस्ट पे मशीन अपनी रन होती है। तो जब तक होस्ट वही है तब तक कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो EC2 इंस्टेंस स्टोर क्या होता है आपको पता चल गया, लेकिन इससे कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या क्या चैलेंजेस, तो आपका यूज़ केस क्या है, कैसे कैसे करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको टेम्पोरेरी कंटेंट एक्सटेंड करना होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बफर्स, कैचेस, टेम्पोरेरी कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। ये जो होता है डायरेक्टली होस्ट के साथ लिंक होता है, इसलिए आपको स्टॉप नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप इसको मशीन को, जब भी EC2 मशीन से कोई भी इंस्टेंस लॉन्च होता है तो वो 2 तरह से हमको ऑप्शन दे सकता है इंस्टेंस स्टोर। एक NVMe का ऑप्शन है, एक विदाउट NVMe है। तो जो विदाउट NVMe है आप उसको
अगर वो आपकी डिस्क में दिया है, आपके इंस्टेंस के साथ लिंक है, तो आप उसको हटा नहीं सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इंस्टेंस टाइप के साथ कोई भी इंस्टेंस स्टोर अटैच है अपार्ट फ्रॉम जो NVMe का पार्ट डिस्क में नहीं है, तो आप उसको चाहे तो सेलेक्ट करें चाहे ना करें, आपके ऊपर है। तो ये ऑप्शन कैसा है मैं आपको अभी डेमो के साथ समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आप उसको बूट में भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट बूट डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई चैलेंज नहीं है। बट हमेशा ये रिकमेंडेड नहीं है कि कभी बूट डिवाइस में इसको बनाया जाए, क्योंकि एक बार डेटा गया तो उसका डेटा चला ही जाता है, ठीक है। और आपके लिए क्रिटिकल डेटा आपका लॉस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप इसका कभी भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैकअप जरूर बना के रखें, क्योंकि जब तक इसकी होस्ट की लाइफ है, जब तक ये भी मशीन रन कर रही है, जब तक मशीन रन कर रही है होस्ट की लाइफ में, जब तक EC2 रन कर रहा है तभी तक है। अगर इनकेस जरा सा भी वहीं पे भी स्टॉप होता है और दोबारा स्टार्ट करोगे, वो गया, या कोई भी फेलियर या हाइबरनेशन कुछ भी, जो मैंने आपको नीचे के 4 पॉइंट दिखाए थे, ठीक है। तो आप इसको रूट वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, एडिशनल वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसके ऑप्शंस दिए हैं। किसी भी रीजन से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ प्रॉब्लम आती है तो राइट। लेकिन एक चीज़ इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, ये जो डेटा होता है वो मल्टी AG में रेप्लिकेट होता है, ये आपको ध्यान रखने का है। जो ABS वॉल्यूम होता है वो मल्टी AG में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन ये जो आपका डेटा है वो मल्टी AG में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये इसका एक डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने का है। और क्योंकि ये डायरेक्ट होस्ट के साथ अटैच स्टोरेज होता है, तो उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, व्हाट इट मीन्स, मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। अब इनपुट आउटपुट पर सेकंड क्या होता है, तो बेसिकली लेमन टर्म में आप समझोगे तो हमारी जो भी मेमोरी होती है, राइट, हमारे कंप्यूटर की जो भी मेमोरी होती है, मतलब जो भी डिस्क होती है, जो भी डिस्क की मेमोरी होती है, सपोज हमारे हार्ड डिस्क है, राइट, तो हार्ड डिस्क में बहुत सारी मेमोरी के सेगमेंटेशन होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। तो किसी भी सेक्टर पे हम मैक्सिमम जिस लेवल पे रीड और राइट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, उसको हम IOPS कहते हैं, मैक्सिमम रीड और राइट जहाँ अलाउ करता है, ठीक है। तो सपोज अगर 500 IOPS है, तो मैक्सिमम में एक किसी भी चंक पे डेटा की मेमोरी पे 500 के हिसाब से मैं रीड और राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 500 IOPS क्या होता है, मतलब इस तरह से IOPS लेवल। तो क्योंकि डायरेक्ट होस्ट के साथ अटैच्ड होता है तो ये बहुत फास्ट होता है। तो जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ आपकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको IOPS जो चाहिए बहुत हाई चाहिए, बहुत हाई लेवल का IOPS चाहिए, तो आप NVMe को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, NVMe क्या है, टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए होती है, उसमें हो सकता है कुछ भी चैलेंज आएगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आप इसका बैकअप लेके रखें। तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, या अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कस्टम सेटिंग भी कर सकते हो। बट बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लेवल पे आपका डेटा का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको आज मैं आपको डेमो से समझाता हूँ एक्जैक्टली क्या चीज़ है, कैसे कैसे मैंने आपको बोला वो कैसे मेंटेन होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं AWS पे आ जाता हूँ अपने। जब मैं AWS पे आता हूँ, ठीक है, तो मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने की ट्राई मारता हूँ। तो उससे पहले EC2 को क्लिक मारता हूँ। EC2 को मैंने क्लिक मारा और मैं यहाँ पे लॉन्च करता हूँ एक इंस्टेंस। मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। सपोज मैं एक विंडोज़ ले लेता हूँ, ठीक है, विंडोज़ 2019 इंटरप्राइज स्टैंडर्ड, कुछ भी स्टैंडर्ड ले लेता हूँ 2019, ठीक है। मैंने इसको ले लिया सपोज, या फिर इसको ले लिया 2019 ले लेता हूँ, लेटेस्ट है, इसको लिया। आपको कुछ भी लेना है, ऐसा आप कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं R3 सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ऑल इंस्टेंस टाइप फैमिली करता हूँ। तो आपके यहाँ फैमिली लिखी है T1 T2, टाइप लिखा है, vCPU लिखा है, रैम लिखा है, और इंस्टेंस स्टोरेज लिखा है। तो जहाँ पे भी इसमें EBS लिखा है, ABS है, इसके अलावा जो भी है वो इंस्टेंस स्टोरेज, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, अब नीचे देखिए EBS ऑन है, ये देखिए 1/500। तो ये क्या है, इंस्टेंस स्टोर है। ये नीचे आइए, फिर EBS दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये क्या है तुम्हारा, ये सारे का सारा इंस्टेंस स्टोर है, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो मैं कोई भी एक इंस्टेंस चूज़ कर सकता हूँ जिसमें मेरे को इंस्टेंस स्टोर मिल रहा है, ठीक है। कोई भी एक इंस्टेंस जो मेरे को ठीक लगता है। चलो मैं एक R3 सीरीज़ की चूज़ कर लेता हूँ, जिसमें मेरे को R3 मैंने लार्ज चूज़ कर लिया, जिसमें मेरे को 32 GB का इंस्टेंस स्टोर मिलेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट किया, सब कुछ कॉमन, कुछ भी चेंजेस नहीं किए मैंने, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर आके ऑप्शन देखिए बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो रूट है वो तो 30 GB का है ही, लेकिन जो 1:32 दिया था SSD, ये आपके क्या इंस्टॉल है, इंस्टेंस स्टोर का ऑप्शन दिखा रहा है, इंस्टेंस 0, राइट। तो वही जो आपका यहाँ दिखा रहा था ephemeral 0 करके, इसी तरह से इंस्टेंस 0 यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे जो दिखा रहा है 32 GB का है। अब अगर आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको लेना चाहें ना लेना, जैसे मैं क्या देखूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा और इसको भी मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिर से मैं प्रीवियस और मैं इसको फिर से बैक आता हूँ और मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है, राइट। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको चूज़ करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, EBS लेना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। फिर से प्रीवियस आता हूँ, मैंने देखा कि ये है, फिर मैं नेक्स्ट पे गया अपना और मैंने देखा कि मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं है। 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ 1 मिनट, R3 आई थिंक कुछ हट गया था। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। सब कुछ यहाँ पर मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, कुछ तो हुआ है। ओह, तो नीचे ऑप्शन दे रहा है कि फ्री टेल है जो कस्टम कैन अप टू 30 GB VBS स्टोर फॉर मोर मैग्नेटिक स्टोर, जो भी दिख रहा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, उसको मैं 20 GB करता हूँ। 1 सेकेंड, तो जैसा कि आपने देखा मैं नेक्स्ट स्टोरेज करूँगा यहाँ पे, तो ये इंस्टेंस स्टोरेज 0 दिखा रहा है। तो मैं क्या अब इसको हटा भी सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, या फिर मैं इसको रख भी सकता हूँ इंस्टेंस स्टोरेज में, राइट। तो मैं 32 GB SSD यहाँ दिखा रहा है, जो कि एक इंस्टेंस स्टोरेज का पार्ट है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, नेक्स्ट करूँगा, अपना यहाँ पे दूँगा, टाइप लिख देता हूँ, EBS टाइप कुछ भी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप टैक्स दें, बट ये गुड पार्ट है, राइट, आपको हमेशा देना चाहिए। तो इंस्टेंस स्टोर में लिख देता हूँ इसका जो टाइप है, EBS। नेक्स्ट, RDP 3389 पे हर सब IP से अलाउड है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ जो पड़ा हुआ मैं उसके अकॉर्डिंग ले लूँगा, राइट। तो विंडोज़ का आई थिंक मेरे पास कोई सा नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैंने इस वाले लॉन्च विजार्ड 1 को ले लिया, रिव्यू लॉन्च किया, सब सेटिंग क्लियर है, मैंने इसको लॉन्च किया। डेमो की मेरे पास ऑलरेडी की है, लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। मैं इसको एक नेम दे रहा हूँ, उसको मैं इंस्टेंस स्टोर AMI, ठीक है, इंस्टेंस स्टोर सेव। तो ये मशीन रन हो गई, थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं मशीन जैसी अप एंड रनिंग आएगी, उसके बाद हम इस पर लॉगिन करके देखेंगे कि हमें इंस्टेंस स्टोर कहाँ मिला और कैसे मिला है, ठीक है। तो अपने देखने का फंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पर आके EC2 में देख लेंगे, और यहाँ पे जो भी इंस्टेंस टाइप के आगे यहाँ पे दिखा रहा होगा, सिर्फ उस पे ही EC2 इंस्टेंस पे ही आपका इंस्टेंस स्टोरेज सपोर्टेड है। दैट इज़ प्रीटी क्लियर, ये आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा जब भी इस पे करते हैं। यहाँ पे कोई भी चूज़ करते हैं और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप अपने चूज़ किया, तो जहाँ पे भी EBS नहीं दिखा रहा है, बस आप समझ जाइए कि ये सारे का सारा इंस्टेंस स्टोरेज है। दैट इज़ प्रीटी क्लियर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरा जो इंस्टेंस है वो कहाँ तक पहुँचा। इन केस अगर वो हो गया होगा अप एंड रनिंग, तो उस पर नेक्स्ट ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अभी इनिशियलाइज हो रहा है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही ओपन रनिंग आएगा स्टेटस चेक फिल हो जाएगा इसका 2x2, उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी मशीन है अप एंड रनिंग आ गई है, इसका जो स्टेटस है वो 2x2 चेक्स आ गया। हम स्टेटस पे भी देखेंगे तो यहाँ 2x2 आ गया, सिस्टम रीचेबिलिटी चेक आ गया और ये अप आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर लॉगिन करूँगा, ठीक है। मैं इस पर लॉगिन करूँगा RDP क्लाइंट से। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, RDP क्लाइंट मैंने डाउनलोड मार लिया और इसका पासवर्ड के लिए मैंने की को ब्राउज़ किया जहाँ पर मेरी की डाउनलोड हुई थी, की मेरी डेमो की है। डिक्रिप्ट पासवर्ड, मैंने पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये मेरा जो RDP कनेक्शन था इसको मैंने ओके किया। अब इसको करने के बाद मैंने पासवर्ड को यहाँ कॉपी मार दिया, ओके। देखते हैं मेरी मशीन कनेक्ट होती है कि नहीं होती है। ओके, कुछ एरर बता रहा है। 1 सेकेंड, एक्चुअली आप लोगों को इशू शायद ना है, बट मैं यहाँ Ubuntu यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे में एक चैलेंज आ सकता है, राइट।
मेरे को थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था इसको कनेक्ट करने में, बट आप लोगों को नहीं आएगा क्योंकि मैं उबंटू मशीन कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो टूल है उसको मैं देखता हूँ कि कैसे चलता है। तो मैं यहाँ रैमिना यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करें, आप कोई भी कर सकते हो। तो मैंने RDP किया प्लस दबा के, और ये मैं RDP कनेक्शन चूज़ कर लिया। सर्वर का कनेक्शन पब्लिक DNS को कॉपी किया, पब्लिक DNS को कॉपी करके मैंने यहाँ डाल दिया सर्वर की जगह। यूज़र नेम को मैंने कॉपी किया, यूज़र नेम को कॉपी किया और डाल दिया इस जगह पे। पासवर्ड जो डिक्रिप्ट हुआ था उसको कॉपी किया, उसको कॉपी करके डाल दिया इस जगह पे। तो ये आपके लिए एक और ट्यूटोरियल हो सकता है कि हम जो लिनक्स है उससे हम विंडोज़ को कैसे कनेक्ट करें, आप इसको भी थोड़ा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक आप टूल यूज़ कर सकते हैं, चाहे मोबाइल एक्सटर करें, पट्टी करें, आप लोग के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट मैं जो कर रहा हूँ रैमिना, जो कि इनबिल्ट टूल है उबंटू का दिया हुआ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, पब्लिक DNS में सेव एंड कनेक्ट कर दिया। देखते हैं कि कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। आई थिंक ये कुछ एरर बता रहा है, एक बार मैं फिर से देखता हूँ उसमें चैलेंज क्या है। ओ आई थिंक इसमें कुछ कलर का कोडिंग होती है। सर्वर को मैंने कॉपी किया, सॉरी पासवर्ड रहा मेरा कॉपी 10-1। मैं को दोबारा एक बार करता हूँ फिर से। इसको किया मैंने यूज़र नेम को कॉपी, इसके बाद मैंने किया पब्लिक DNS को कॉपी किया और ये वहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ओह और हियर यू गो, आपका जो देखोगे ये जो है मेरा EC2 कनेक्ट हो गया। अब हमने क्या किया था, इंस्टेंस स्टोरेज जो लिया था वो 32 GB का लिया था, राइट। तो हम इसको एग्जैक्टली देखेंगे कि वो कहाँ पे शो कर रहा है। और जो भी हमने डिस्कशन किया था कि स्टार्ट स्टॉप और सारे डेटा फाइल जो भी होता है, हमारा जो डेटा है उसमें से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पर कोई भी डिस्क वाले ऑप्शन पे जाके ये आपका डिस्क मैनेजर होगा, तो इसको डिस्क क्रिएट एंड फॉर्मेट ये ऑप्शन आएगा, ये देखिए। तो आप अगर देखोगे तो ये मेरा 30 GB का अनएलोकेटेड स्पेस आ रहा है, जो कि वहाँ से आया है। ये आपका है इंस्टेंस स्टोरेज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एलोकेट नहीं हुआ है तो आप इसको एलोकेट करा दोगे, राइट। ये भी ऑफलाइन है, तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसकी, देखेंगे इसको सबसे पहले ऑनलाइन करेंगे हम। अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, इनिशलाइज करेंगे, MBR कर दिया, इनिशलाइज हो गया। अब ये देखिए ऑनलाइन हो गया वापस। इसको हम न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाएंगे, नेक्स्ट जो भी है इसका, इसको कोई सा भी लेटर दे सकते हैं, बट मेरे पास एक खाली वुड वॉल्यूम है जिसको हम B कहते हैं, तो उसको हम ऑलरेडी D कह देते हैं, राइट, विंडोज़ के टर्म में। असाइन लेटर D, नेक्स्ट, NTFS, नेक्स्ट, फिनिश। तो आप देखिए ये वाला भी ऑनलाइन हो गया, राइट। तो अब अगर मैं देखूँगा तो मेरे को यहाँ पे C भी दिखेगा और D भी दिखेगा, C भी दिखा और D भी दिखा। अगर आप इससे पहले देखते हो तो आपको बस C दिखता, राइट। और अभी आप देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया यहाँ पे, फ़ोल्डर, और अभी हमने बोल दिया ये है इंस्टेंस स्टोर टेस्ट, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, स्टोर हो गया, सॉरी और टाइपोस। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल रख देता हूँ कोई भी एक। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बना दी, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल। इसको मैंने नाम ही टेस्ट से टेस्ट फाइल दे दी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास 2 डिस्क शो कर रही हैं मेरे PC में, C और D। C में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और D में मेरा इंस्टेंस एक फ़ोल्डर है और दिस टेस्ट फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो इंस्टेंस था बाहर, EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ मैं, और इंस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। स्टॉप नहीं करूँगा, सबसे पहले एक मैं काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिबूट, ठीक है। सबसे पहले रिबूट किया मैंने, रिबूट, और ये देखिए ऊपर मैसेज लिखा गया सक्सेसफुली रिबूटेड, राइट।
तो ये रिबूट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जो भी मैंने लॉगिन किया था मेरे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि रिबूट करने से कनेक्शन ब्रेक हो गया होगा। ठीक है, तो कोई चैलेंज नहीं है। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा, कनेक्ट पे जाऊँगा, RDP क्लाइंट पे क्लिक मारूँगा, पब्लिक DNS को कॉपी किया मैंने, यहाँ डाल दिया। इसके अलावा फिर मैंने क्या किया, एडमिन यूज़र नेम को कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। पासवर्ड को कॉपी किया, गेट पासवर्ड पहले करना पड़ेगा मुझे। मैंने यहाँ किया, अपने की को ब्राउज़ करके पासवर्ड डिक्रिप्ट किया मैंने, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड को मैंने यहाँ डाला और ये कर दिया कलर कोडिंग और ये कनेक्ट, और ये हो गया मेरा इंस्टेंस कनेक्ट आफ्टर रिबूट। ये रिबूट के बाद कनेक्ट हुआ है। अब मैं देखूँगा कि मेरा जो भी इसमें स्टोर है वो ऑलरेडी डेटा रहा कि नहीं रहा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं PC पे क्लिक मारता हूँ और आप देखोगे तो D ड्राइव मेरे को दिखा रही है, लेकिन इसमें डेटा है क्या? यस, मैंने जो फाइल बनाई थी वो प्रॉपर है। दिस इज़ ए टेस्ट फाइल और ऊपर फोल्डर है इंस्टेंस स्टोरेज टेस्ट, तो यानी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा उस पर जाता हूँ, इंस्टेंस पे बैक, और मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। तो देखिए इस बार मैं स्टॉप करने वाला हूँ। मैंने स्टॉप किया और ये देखिए स्टॉप वाले कमांड चली गई, तो लिखा आ गया सक्सेसफुली स्टॉप्ड। ठीक है, मेरा कनेक्शन ऑफ कोर्स डिस्कनेक्ट हो गया होगा, जो कि हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं देखता हूँ कि दोबारा जैसे ही स्टॉप में आ जाएगा। तो अभी ये स्टॉप हो रहा है, मैं वेट करूँगा ये पूरा स्टॉप हो जाए, तब तक मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, सर्वर जो है वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, सर्वर स्टॉप हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा। राइट, मैंने इसको क्या किया, दोबारा स्टार्ट किया, स्टार्ट इंस्टेंस। देखिए फिर से स्टार्ट कमांड चली गई, उसको रिफ्रेश करूँगा, पेंडिंग। थोड़ा सा वेट करूँगा अप एंड रनिंग होने के लिए। जल्दी आ गया तो ठीक है, ज़रा वीडियो को पॉज कर दूँगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 30 सेकेंड्स तक। अगर ये जल्दी अप हो जाता है तो अपने लिए ईजी है। तब तक मैं इसका कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखते हैं अपना, यहाँ पर आते हैं, RDP कनेक्शन लेते हैं, इसका चेंज कर सबसे पहले, और पब्लिक DNS कॉपी करते हैं, यूज़र नेम कॉपी करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं। कॉपी करने से पहले मेरे को पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट फाइल को के जनरेट हो जाएगा डिक्रिप्ट के। ये रहा मेरा पासवर्ड, पासवर्ड को मैंने डिक्रिप्ट किया, और ये रहा पासवर्ड। यहाँ अब मैं इसको देखूँगा मेरा सर्वर जो है अप एंड रनिंग आया है कि नहीं आया। अगर ये आ गया होगा तो इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है अभी। तो बार ट्राई मारते हैं, इनके साथ कनेक्ट हो जाती है। इसको मैं करता हूँ सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग से, और सेव एंड कनेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट सर्टिफिकेट, ओके, और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो सर्वर कनेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा है कि नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब अगर आप उसमें जाओगे, राइट, मैं C में गया तो देखिए D वाले जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया। राइट, क्योंकि एक्सेस में दिखा रहा है, बट मैं इसको क्लिक मारता हूँ, कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, मतलब वो डेटा इरेज हो चुका है। तो अगर आपको अब देखना है तो इस PC में नहीं देखेगा। तो अब मुझे कैसे देखना पड़ेगा, तरीका वही सिंपल, मैं यहाँ से जाऊँगा डिस्क मैनेजर, अगर डिस्क वाला है उसको मैंने दोबारा वो डिस्क एलोकेटेड करना पड़ेगा मुझे। सिंपल वॉल्यूम बनाऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, वही प्रोसीजर मैं पहली बार किया था, पिछली बार इसको किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। अब ये फॉर्मेटिंग हो गई और ये अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद फॉर्मेट हो रही है, बस अवेलेबल हो गई। अब मैं वहाँ जाके देखूँगा तो मेरे को दिखेगा ये D करके 2 स्ट्राइप शो करने लगी, लेकिन अब उसमें डेटा नहीं है।
तो इससे ये साबित हुआ कि आपने देखा कि जब मैंने रिस्टार्ट किया तब नहीं हुआ, और डिस्क एज इट इज़ थी, उसमें डेटा भी परसिस्ट था। लेकिन जैसे मैंने स्टॉप स्टार्ट किया तो इसका डेटा उड़ गया। मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट होस्ट से कनेक्टेड था, जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो ये उसी होस्ट पे स्टॉप हो गया। लेकिन जब स्टार्ट किया तो जिसको जो भी मशीन मिली, जो भी उस टाइम अवेलेबल था, जो भी AWS के अंदर के मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग उसने दूसरे होस्ट पे इस मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो भी होस्ट से रिलेटेड से डायरेक्ट अटैच्ड डेटा था, जो कि मेरा इंस्टेंस स्टोर था, वो डेटा क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो सारे पॉइंट्स थे, इसको आपको ध्यान रखने का कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर कोई मेरा क्रिटिकल डेटा होता तो अब वो लॉस हो गया होता, प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहा होता, मैंने उसका बैकअप वगैरह नहीं लिया होता, जो भी रीज़न है, मैन वट एवर द रीज़न। बट आपका अगर स्टॉप स्टार्ट पे हो रहा है तो इट मीन्स ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, राइट। बट किसी किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको अगर स्पीड बहुत चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था IOPS लेवल एंड अदर थिंग्स, तो उसका यूज़ केस के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल हो सकता है, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए थे इसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताइए, और इसी के साथ आपका मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।